हेलो गाइस, माय नेम इज़ अदनान गौर और आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ऑटोकॉइड्स। तो सबसे पहले आप लोग समझें व्हाट आर ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स किन्हें कहते हैं? ऑटोकॉइड्स आर दोज ड्रग्स, ऑटोकॉइड्स आर दोज ड्रग्स which have ऑटोक्राइन एक्शन। मतलब ये जो हमारे पास ऑटोकॉइड होते हैं ये कौन होते हैं, किनको हम लोग ऑटोकॉइड बोलते हैं? जिनका कैसा एक्शन होता है? ऑटोक्राइन एक्शन होता है। ऑटोक्राइन एक्शन किसको बोलते हैं? ऑटोक्राइन एक्शन उनको बोलते हैं, ऑटोक्राइन एक्शन कह दें या फिर लोकल एक्शन हम लोग बोल सकते हैं। ऑटोक्राइन एक्शन या फिर लोकल एक्शन। ऑटोक्राइन एक्शन एक्चुअली इसको बोलते हैं, मतलब किसी चीज़ को कब ऑटोक्राइन एक्शन बोलेंगे? जब वो चीज़ सेम जगह से बन रही हो और सेम जगह पे एक्ट कर रही हो। मतलब साइट ऑफ सिंथेसिस जो होगी, जिस जगह से वो बन रही है उसी साइट पे अगर एक्ट करेगी तो उस केमिकल को हम लोग क्या बोल देंगे? ऑटोक्राइन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोक्राइन। तो ऑटोक्राइन या फिर इसका क्या हो सकता है? लोकल एक्शन। लोकल एक्शन होने की वजह से ऑटोकॉइड को और किस नाम से हम लोग बुलाते हैं? ऑटोकॉइड्स ऑल्सो कॉल्ड एज लोकल हॉर्मोन्स। ऑटोकॉइड्स ऑल्सो कॉल्ड एज लोकल हॉर्मोन्स। इतनी बात क्लियर है। सबसे पहली बात तो ऑटोकॉइड्स वो ड्रग्स होते हैं जिनका ऑटोक्राइन एक्शन होता है। ऑटोक्राइन एक्शन मतलब लोकल एक्शन। लोकल एक्शन होने की वजह से इन ऑटोकॉइड्स को हम और किस नाम से जानते हैं? लोकल हॉर्मोन्स के नाम से जानते हैं। लोकल हॉर्मोन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑटोकॉइड्स की अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, मतलब केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर ऑटोकॉइड्स हमारे पास मेनली 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, कितने तरीके के? मेनली ऑटोकॉइड्स हमारे पास 3 टाइप के बन जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। सबसे पहला ऑटोकॉइड जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं हमारे पास पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स। पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स। पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स नाम से पता चल रहा है जो कि किससे बने होंगे? प्रोटीन से बने होंगे। एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन से ड्रग्स हैं जो कि पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स में आ जाएंगे? हमारे पास पेप्टाइड ऑटोकॉइड में पेप्टाइड ई भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो पेप्टाइड ऑटोकॉइड में हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे? पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स में आ जाएंगे एंजियोटेंसिन एंड ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन, ये दोनों के दोनों ड्रग्स हमारे पास कैसे होते हैं? पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स। सेकंड आते हैं हमारे पास अमीन ऑटोकॉइड्स, ठीक है ना। अमीन ऑटोकॉइड्स। अमीन ऑटोकॉइड्स किससे बोलते हैं? जो कि अमीन से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से ड्रग्स हैं हमारे पास जो कि अमीन ऑटोकॉइड्स में आ जाएंगे? हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को हम लोग 5HT से डिनोट करते हैं। 5HT से क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि सेरोटोनिन का जो केमिकल नेम होता है वो होता है 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन इज द केमिकल नेम फॉर सेरोटोनिन। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सेरोटोनिन को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? 5HT। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? 5HT से हम लोग डिनोट करते हैं सेरोटोनिन को। थर्ड तरीके के जो ऑटोकॉइड्स आते हैं हमारे पास वो होते हैं लिपिड ऑटोकॉइड्स। लिपिड ऑटोकॉइड्स, देखो इनके भी नाम से है जो कि किससे मिलकर बने होंगे? इनके केमिकल स्ट्रक्चर में क्या होगा? लिपिड प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल कौन कौन से ऑटोकॉइड हमारे पास लिपिड ऑटोकॉइड्स हो जाएंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे पास सबसे पहले, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइइन्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये भी हमारे पास लिपिड ऑटोकॉइड होते हैं। और हमारे पास थ्रोम्बोक्सेन A2, ये सारे के सारे हमारे पास कैसे ऑटोकॉइड कहलाते हैं? लिपिड ऑटोकॉइड। तो आपने देखा ऑटोकॉइड्स जिनका ऑटोक्राइन एक्शन होता है। ऑटोक्राइन मतलब लोकल एक्शन। लोकल एक्शन होने की वजह से इनको किस नाम से बुलाते हैं? लोकल हॉर्मोन्स। 3 तरीके के हमारे पास ऑटोकॉइड होते हैं, पेप्टाइड, अमीन एंड लिपिड ऑटोकॉइड। आपने उनके एग्जाम्पल सबके देखे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है, चलिए नोट करें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए देखा, देखिए अब
सबसे पहले हम लोग जानते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन के बारे में थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं। हिस्टामिन की अगर हम बात करें, हिस्टामिन का सिंथेसिस सबसे पहले देख लेते हैं। हिस्टामिन का सिंथेसिस, बट सबको पता है यार गाइस, हिस्टामिन कहाँ से रिलीज होता है? मस्ट सेल से। तो हिस्टामिन कहाँ से सिंथेसाइज होता है हमारा? सिंथेसाइज बाय मस्ट सेल। किससे सिंथेसाइज होता है ये? मस्ट सेल से। और स्टोर भी उन्हीं के अंदर होता है। अगर हम बात करें सिंथेसाइज बाय द मस्ट सेल और सिंथेसाइज बाय द मस्ट सेल विद द हेल्प ऑफ कौन सी? सिंथेसाइज बाय द मस्ट सेल बाय हिस्टिडीन अमाइनो एसिड्स। हिस्टिडीन अमाइनो एसिड, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। हिस्टामिन कौन सी अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है? हिस्टिडीन अमाइनो एसिड्स। किन के अंदर बनता है हमारे पास? मस्ट सेल के अंदर। अगर हम बात करें स्टोरेज की, हिस्टामिन का जो स्टोरेज होता है, अगर उसकी बात करें हम लोग, हिस्टामिन हमारे पास कहाँ स्टोर रहता है? स्टोर रहता है स्टोर्ड इन मस्ट सेल, ठीक है ना। कहाँ पे स्टोर रहता है? पहली बात तो मस्ट सेल के अंदर। किस तरीके से स्टोर रहता है हमारे पास? हिस्टामिन की अगर हम बात करें, हिस्टामिन के ऊपर होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, और ये हेल्ड रहता है बाय नेगेटिव चार्ज। किसका नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज ऑफ हेपरिन, ठीक है। हेपरिन का नेगेटिव चार्ज एंड सम एसिडिक प्रोटीन। तो हमने देखा, अगर हम स्टोरेज की बात करें, पहली बात तो स्टोर होगा मस्ट सेल के अंदर। हिस्टामिन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और हेल्ड रहता है कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड हेपरिन एंड सम एसिडिक प्रोटीन की मदद से। क्लियर है इतनी बात? अगर सबसे लास्ट हम लोग बात करें हिस्टामिन के डिग्रेडेशन की अगर हम बात करें, तो हिस्टामिन डिग्रेड होता है कौन से? दो प्रोसेस है। डिग्रेड बाय या तो ऑक्सीडेशन से, हिस्टामिन डिग्रेड होगा या तो ऑक्सीडेशन से या और बाय मिथाइलेशन, ठीक है ना। ये दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं जिससे हिस्टामिन डिग्रेड होता है, या तो डिग्रेडेशन या तो ऑक्सीडेशन या दूसरा मिथाइलेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ऑक्सीडेशन या मिथाइलेशन, जल्दी से नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम समझते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर, मतलब हिस्टामिन कितने तरीके के रिसेप्टर पे काम करता है। हिस्टामिन मेनली अगर हम बात करें 4 तरीके के रिसेप्टर पे हिस्टामिन काम करता है। कौन कौन से 4 रिसेप्टर है देखें ज़रा आप। हिस्टामिन रिसेप्टर की अगर हम बात करें, हिस्टामिन रिसेप्टर की, देखो हिस्टामिन मेनली एक्ट ऑन 4 रिसेप्टर। कितने रिसेप्टर पे मिलकर काम करेगा गाइस? 4 रिसेप्टर पे मेनली एक्ट करता है हिस्टामिन। किस किस नाम से उनको दिया जाना जाएगा? H1, H2, H3 और H4। इन 4 रिसेप्टर पे हिस्टामिन एक्ट करेगा। H1 की अगर हम बात करें, H1 रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास किस चीज़ के लिए? एलर्जी के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए। और ये H1 रिसेप्टर होता है, जब इस पर हिस्टामिन एक्ट करता है तो ये स्टिमुलेट कर देता है किस चीज़ को? स्टिमुलेट करता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसको ये एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, स्टिमुलेट कर देता है किसको? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या करता है? प्रमोट करता है वेकफुलनेस, ठीक है। हमने देखा H1, अगर हम बात करें H1 रिसेप्टर की, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एलर्जी के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए। स्टिमुलेट करता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा ब्रेन के अंदर। और कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन के अंदर। और ये प्रमोट करता है वेकफुलनेस को, ठीक है। अगर हम बात करें H2 की, H2 हमारे पास प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इन स्टमक, पहली बात तो प्रेजेंट इन स्टमक, और सिक्रीट करता है एसिड, हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ एसिड। जो हमारे स्टमक में एसिड होता है उसको सिक्रीट करने में मदद करता है कौन से रिसेप्टर? H2 रिसेप्टर। H3 रिसेप्टर की अगर हम बात करें, प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट एट प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। जो हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारे पास H3 रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर? H3 रिसेप्टर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पर। और इनका काम क्या होता है? एक्ट एज ब्रेक। ये किसकी तरह काम करते हैं? ब्रेक की तरह। ब्रेक मतलब क्या?
न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज होने से रोक के रखते हैं ये, ठीक है, एक्ट एज ब्रेक की तरह काम करते हैं। और अगर हम बात करें S3 एंटागोनिस्ट की, S3 ब्लॉकर की अगर हम बात करें, हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है पिटोलिसेंट एंड टिप्रोलिसेंट। ये दोनों के दोनों जो ड्रग्स हैं हमारे पास, जो कि S3 एंटागोनिस्ट होते हैं हमारे पास, ये दोनों के दोनों ड्रग्स हमारे पास किस चीज़ में यूज होते हैं? ये यूज होते हैं हमारे पास नार्कोलेप्सी में। किस चीज़ में यूज होते हैं? दोनों के दोनों नार्कोलेप्सी में, ठीक है। किस चीज़ में यूज होते हैं? ये नार्कोलेप्सी में। तो हमने देखा सबसे पहले H1 एलर्जी इन्फ्लेमेशन और स्टिमुलेट करता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को, जो कि प्रमोट करता है वेकफुलनेस। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर। H2 रिसेप्टर हमारे स्टमक के अंदर होते हैं, जो कि सिक्रेट करते हैं एसिड को। S3 की बात करें तो प्रेजेंट होता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पर, एक्ट एज ब्रेक। एंड S3 ब्लॉकर हमारे पास कौन कौन हो जाएंगे? पिटोलिसेंट और टिप्रोलिसेंट, जो कि नार्कोलेप्सी में यूज होते हैं। फाइनली H4 रिसेप्टर हमारे पास ये प्रेजेंट होता है WBC में और रिस्पॉन्सिबल होता है कहीं के लिए? कीमोटैक्सिस के लिए। ये क्या कराता है हमारे पास? कीमोटैक्सिस कराता है, ठीक है। H4 रिसेप्टर क्या कराता है? कीमोटैक्सिस कराता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? इसको नोट करें, फिर जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करें। देखो, अब हम अगर बात करें H1 एंटीहिस्टामिन की, H1 एंटीहिस्टामिन अगर हम बात करें, या फिर H1 एंटागोनिस्ट हम लोग बोल सकते हैं, या फिर और क्या बोल सकते हैं इसको? H1 ब्लॉकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग H1 ब्लॉकर। H1 एंटीहिस्टामिन, H1 ब्लॉकर या फिर H1 एंटागोनिस्ट, ठीक है ना। हमारे पास दो तरीके के H1 ब्लॉकर होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं हमारे पास, ये दो तरीके के होते हैं, दो टाइप होते हैं इसके। कौन कौन से? एक होता है फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन और एक होते हैं हमारे पास सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन। एक होता है फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन, एक होता है सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन। फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन की अगर हम बात करें, देखो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं, ये फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन हो गया, और इस साइड हम लोग लिख लेते हैं सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन, सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन अगर हम बात करें, सबसे पहली बात तो इसमें आप लोग नोट करें, क्या ये क्रॉस कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, ये क्रॉस कर जाएगा एंड ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो ये सिडेशन नहीं कर सकते। डू नॉट एबल टू कॉज सिडेशन, ये सिडेशन नहीं करते हैं। और ये वाले ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? सिडेशन कर जाएंगे, ये सिडेशन कर जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन की अगर हम बात करें, और क्या लिख सकते हैं? एंटी कॉलिनर्जिक साइड इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटी कॉलिनर्जिक साइड इफेक्ट अकर। फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन क्या करते हैं हमारे पास? एंटी कॉलिनर्जिक साइड इफेक्ट करते हैं, और ये एंटी कॉलिनर्जिक साइड इफेक्ट नहीं करते हैं सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगा, सिडेशन करा देगा, ठीक है, और ये एंटी कॉलिनर्जिक साइड इफेक्ट करेगा, वो एंटी कॉलिनर्जिक साइड इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद देखें आप लोग, फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन अगर हम बात करें, फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन के ड्रग्स कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, वो आप लोग नोट करें। फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन में इधर लिखेंगे हम लोग सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन। फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन में कौन कौन से ड्रग्स आएंगे हमारे पास? फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन में हमारे पास आ जाएंगे प्रोमिथाजीन, फेनिरामीन, डाइफिनहाइड्रामीन, डाइमिनहाइड्रिनेट, क्लोरफिनामीन, सिनाइडिजीन एंड साइक्लिनिजीन।
ठीक है ना। ये सारे हमारे पास हो जाएंगे फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स की, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कौन कौन से, टर्फिनाडीन, फैक्सियोफिनाडीन, ये किसका मेटाबोलाइट है, टर्फिनाडीन का ही मेटाबोलाइट होता है, ये टर्फिनाडीन का ही मेटाबोलाइट होता है, जिसको क्या नाम बोलते हैं हम लोग, फैक्सोफिनाडीन, ठीक है ना। टर्फिनाडीन का ही मेटाबोलाइट होता है जिसको बोलते हैं फैक्सोफिनाडीन। उसके बाद हमारे पास आता है टर्फिनाडीन, फैक्सोफिनाडीन। उसके बाद हमारे पास आता है कौन से, सेटरीजीन, लिवोसेटरीजीन, और कौन सा आ जाएगा हमारे पास, लोरेटिडीन, डेसलोरेटिडीन, और क्या आ जाएगा हमारे पास, ओलोपेटाडीन, रुपाटाडीन, एस्टेमिजोल, एजिलास्टिन, ओलोपेटाडीन, ठीक है ना। ये सारे ड्रग्स हमारे पास किस चीज़ के हो जाएंगे, सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। क्लियर है, इसको आप लोग नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास 3 तरीके के ड्रग्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग कैट्स ड्रग्स, मतलब ये ट्रिक है याद करने की। कैट्स ड्रग्स कौन कौन से हैं, CAT। इन कैट्स ड्रग को विथड्रॉन कर लिया गया, मतलब कि अब इनका बहुत कम यूज़ है या फिर ना के बराबर यूज़ है, विथड्रॉन कर लिया गया इनको, ठीक है, विथड्रॉन कर लिया गया। विथड्रॉन करने का रीज़न अभी बताते हैं क्या है। सबसे पहले C है क्या, C से होता है हमारे पास सिसएप्राइड, A से हो जाएगा एस्टेमिजोल एंड टर्फिनाडीन, ठीक है ना। सिसएप्राइड, एस्टेमिजोल, टर्फिनाडीन, इनको विथड्रॉन कर लिया गया। विथड्रॉन क्यों कर लिया गया, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, ये दे कॉज पोटेशियम चैनल ब्लॉक। ये क्या है, पोटेशियम चैनल को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर हैं। ये पोटेशियम चैनल जैसे ब्लॉक होगा तो क्या हो जाएगा, QT प्रोलंगेशन हो जाएगा, ठीक है ना। QT प्रोलंगेशन हो जाएगा। QT प्रोलंगेशन होगा तो इसको क्या नाम से बुलाते हैं हम लोग, ऑल्सो कॉल्ड एज टोर्साडीज पॉइंटीज, ठीक है। मतलब क्या है, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे ये, जिसकी वजह से QT प्रोलंगेशन होगा, उसको किस नाम से जानते हैं, टोर्साडीज पॉइंटीज। इसी वजह से इन वाले ड्रग्स को हम लोगों ने क्या कर दिया, विथड्रॉन कर दिया। लेकिन ये कॉज होता है मेनली कॉज एट इन ओवरडोज, मेनली कब ये कॉज करते हैं, ये मेनली कॉज एट ओवरडोज। जब इनकी ओवरडोज हो जाती है तब ये QT प्रोलंगेशन करते हैं, मेनली कॉज एट ओवरडोज। जब इनकी ओवरडोज हो जाती है तब ये क्या कर देते हैं, QT प्रोलंगेशन कर देते हैं। अगर हम बात करें कैट्स ड्रग्स की, ये मेटाबोलाइज्ड होते हैं एक एंजाइम से, मेटाबोलाइज्ड बाय CYP3A4। इस एंजाइम से ये मेटाबोलाइज्ड होते हैं। और इस एंजाइम के जो इनहिबिटर हैं, अगर हम बात करें इनहिबिटर की, इसके 3 इंपॉर्टेंट इनहिबिटर हैं। वो कौन कौन से हैं, वो आप देखें, कौन कौन से इसके 3 इनहिबिटर हैं वो आप लोग देखें। सबसे पहला इनहिबिटर हो जाएगा इसका सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, कीटोरोलेक एंड इरिथ्रोमाइसिन। कहने की बात ये है, अब क्या है ध्यान से समझो, ये कैट्स ड्रग मेटाबोलाइज्ड हो रहे हैं CYP3A4 एंजाइम से। इस एंजाइम को इनहिबिट करने वाले ये 3 ड्रग्स हैं। अगर हम इन ड्रग्स के साथ कैट्स ड्रग्स को दे देंगे तो क्या होगा, मान लीजिए ये ड्रग्स भी दे दिए, साथ में कैट्स ड्रग भी दे दिए, तो इन्होंने इसको इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से इनका मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा। जैसे ही इनका मेटाबॉलिज्म रुकेगा तो हमारे पास जो कैट्स ड्रग्स हैं इनकी क्या हो जाएगी, इनकी ओवरडोज हो जाएगी। इनकी क्या हो जाएगी, ओवरडोज हो जाएगी। ओवरडोज हो जाएगी तो ये क्या कर देंगे, QT प्रोलॉन्गेशन कर देंगे, जिसको टोर्साडीज पॉइंटीज के नाम से जाना जाता है। तो
तो हम लोग क्या करते हैं, पहली बात तो एक कैच ड्रग से विथड्रॉन कर लिया, अगर देने की ज़रूरत पड़ी भी तो इन ड्रग्स के साथ नहीं देंगे, इन ड्रग्स के साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये ड्रग्स क्या कर रहे हैं, इनिबिट कर रहे हैं इस एंजाइम को, ये एंजाइम कैट्स को मेटाबोलाइज कर देगा, जिसकी वजह से कैट्स मेटाबोलाइज नहीं होंगे। जब ये इनिबिट हो जाएगा तो कैट्स मेटाबोलाइज नहीं होंगे, कैट्स की ओवरडोज हो जाएगी, ओवरडोज हो जाएगी तो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कर देंगे। क्लियर इतनी बात, इसको नोट करो, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब लास्ट हमारे पास H1 एंटी हिस्टामिनिक हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं H2 एंटी हिस्टामिनिक, H2 एंटी हिस्टामिनिक, H2 एंटी हिस्टामिनिक, H2 एंटी हिस्टामिनिक या फिर H2 ब्लॉकर हम लोग बोल सकते हैं, या फिर H2 एंटागोनिस्ट। H2 एंटागोनिस्ट में अगर हम बात करें, H2 एंटागोनिस्ट में जो सबसे पहला ड्रग जो डिस्कवर हुआ था, फर्स्ट ड्रग जो डिस्कवर हुआ था, उसका नाम था ब्यूरिमामाइड। ब्यूरिमामाइड सबसे पहला ड्रग जो डिस्कवर हुआ, क्या नाम था उसका, ब्यूरिमामाइड। सेकंड ड्रग जो डिस्कवर हुआ, सेकंड ड्रग, सबसे पहला ब्यूरिमामाइड, सेकंड ड्रग जो डिस्कवर हुआ उसका क्या नाम था, सबसे पहला ब्यूरिमामाइड, सेकंड ड्रग था हमारे पास, सेकंड ड्रग जो डिस्कवर हुआ था वो था हमारे पास मेटियामाइड। बट इन दोनों ड्रग्स की खास बात क्या है, नॉट सुटेबल फॉर क्लिनिकल यूज़, क्लिनिकल यूज़ के लिए ये सूटेबल नहीं थे, ठीक है ना। ब्यूरिमामाइड और मेटियामाइड डू नॉट सूटेबल फॉर क्लिनिकल यूज़। तो जो ड्रग्स सूटेबल थे क्लिनिकल यूज़ के लिए वो कौन कौन से थे हमारे पास, कौन कौन से थे वो आप लोग नोट करें। सबसे पहला ड्रग जो था वो था सिमेटिडीन, मतलब सबसे पहला नहीं, सबसे पहले तो ये थे ब्यूरिमामाइड और मेटियामाइड। तो जो सूटेबल थे क्लिनिकल यूज़ के लिए, जो सूटेबल हैं H2 एंटीहिस्टामिनिक कौन कौन से हैं, सिमेटिडीन और क्या है, रैनिटिडीन और क्या है, रॉक्सेटिडीन और क्या हो जाएगा हमारे पास, फोमेटिडीन, ठीक है। तो सिमेटिडीन, रैनिटिडीन, रॉक्सेटिडीन और फोमेटिडीन, ये सारे ड्रग्स हमारे पास क्या, फेमोटिडीन, ठीक है, फेमोटिडीन। तो ये सारे ड्रग्स हमारे पास क्लिनिकल यूज़ के लिए सूटेबल हैं। ये दोनों के दोनों सबसे पहले डिस्कवर हुए थे, बट डू नॉट सूटेबल फॉर क्लिनिकल यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली पूरी एंटी हिस्टामिन की और हिस्टामिन के बारे में, H1 एंटीहिस्टामिन, H2 एंटीहिस्टामिन, सारे ड्रग्स हमने देख लिए, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग इस लेक्चर को करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।